गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वसंत का पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जानेंगे, जो अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। पत्र पहले के समय में पता होगा आपको कि पहले के समय पत्र का आवागमन कबूतरों के द्वारा किया जाता था। हम अपना संदेश अपने परिचितों को कबूतरों के माध्यम से हमारे जाते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। इनका स्थान धीरे धीरे चलते चलते चिट्ठियों ने ले लिया है, अर्थात डाक विभाग चालू हो गए थे। डाक विभाग में डाकिए हमारा संदेश पहुंचाते थे। और आज जो समय है, आधुनिकतम समय है, इस समय में फोन और एसएमएस ने ये स्थान ले लिया है। उसी के विषय में लेखक ने बताया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इसमें बताया लेखक ने कि पत्र अजीब गरीब हैं। इनकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है, अत्यधिक है। पत्र जो काम करते हैं वो हमें आज के जो साधन है फोन एसएमएस वो नहीं कर सकते। कैसे? पत्र, किसी का पत्र पाकर हमको वो खुशी होती है, वो शांति मिलती है और उन पत्रों को हम अपनी याद में, स्मृति में बनाए रहते हैं। लेकिन जो आज एसएमएस चालू हो गए, फोन चालू हो गया है, उसका इतना प्रभाव हमारे मन पे या हमारे बातों का किसी दूसरे के मन पर नहीं पड़ता है। यही इसमें अंतर है। अब बात की जाती है राजनीति की, तो राजनीति और साहित्य, राजनीति में ये कहा गया है कि इसमें भी पत्र बहुत काम आते हैं। अर्थात जो भी कार्यालय या सरकारी कार्य होते हैं वो लिपिबद्ध होते हैं, मतलब कागजों पर होते हैं और उनका पूरा इतिहास रखा जाता, सहेज कर रखा जाता है, जो कि रिकॉर्ड कहलाता है। कि किसी प्रकार हम जो किताबें पढ़ते हैं, आप जो अभी तक साहित्य पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, वो एक साहित्य ही है जो पहले लिखा गया है और उसको एक पुस्तक का रूप दे दिया गया है। यही बात लेखक ने बताई है। अब इन्हीं पत्रों के माध्यम से कई घटनाएं की भी जड़ पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित मतलब जो पहले एक टुकड़ों में, कई भागों में लिखा गया था, वो अब एक पुस्तक का रूप धीरे धीरे बनते हुए आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जैसे मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, पत्रों का भी विकास वैसा होता गया। इनका रूप परिवर्तन होता गया। रूप परिवर्तन होते होते आज हम फोन पर आ गए हैं, एसएमएस पर आ गए हैं, है ना। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है। हम जिस भाव से पत्र लिखते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी उन्हीं भावों को समझता है और स्वीकारता है। उसका नाम अलग अलग हो, पत्र का नाम हर भाषा में भले ही अलग अलग हो। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कलित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हम उनको मतलब किसी भी नाम से कहें, किसी भी भाषा में किसी भी नाम से जाने जाते हों, लेकिन ये सभी में सत्य है कि उनमें अपनी यादों को सहेजा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। अर्थात हम भी जब पत्र लिखते हैं, आप भी लिखते होंगे, तो अलग अलग तरह से किसी की लिखावट सुंदर होती है, किसी का तरीका सुंदर होता है, किसी के शब्दों का चयन बहुत सुंदर होता है ना, लिखने का तरीका अलग होता है। इस प्रकार से पत्र लिखने की एक अपनी कला होती है। करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब कई करोड़ पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान
जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, मतलब हमारे जीवन में पत्रों का कितना महत्व है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में 1953 में सही ही कहा था, अर्थात सच कहा था। हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं, है ना। इन्होंने दो लोगों का उदाहरण दिया है कि कई सालों तक, कई साल पहले से नेहरू जी के समय तक जो संचार का साधन था, एक दूसरे को अपनी बात भेजने का साधन के लिए इनका उपयोग किया जाता था, हरकारे और तेज घोड़े। उसके बाद पहिए आए, अर्थात वाहन आए, है ना। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। लेकिन जब रेलवे चालू हुआ, अर्थात ट्रेनें चालू हुई और तार सिस्टम चालू, तार अर्थात पहले के समय में तार भेजा जाता था ना, उसी को कहा गया है। सिलसिला शुरू हुआ। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार दुनिया को बदल दिया है। इन सब ने आज आधुनिकतम साधन इतने तेज रफ्तार से बदलते गए हैं और इतनी तेज गति से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सामान को यहाँ से वहाँ, पत्रों को यहाँ से वहाँ, हमारी बात को क्षण में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते हैं। आज दुनिया का बहुत विस्तार हो गया है, अर्थात पूरी दुनिया एक गांव के रूप में सिमट गई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किए गए। पत्र लेखन का विषय भी पढ़ाया जाने लगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए हैं। पत्रों का लेखन सही व्यवस्था बढ़ाने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्कूल में पाठ्यक्रम में इन पत्र लेखन को शामिल किया गया। और शामिल करने के साथ साथ डाक विभाग ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने कई प्रतियोगिताएं भी रखी। इन्होंने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का खास कारण क्या था, ताकि बच्चों में उसमें रुचि जागृत हो और वो इस प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छे से अच्छा पत्र लेखन लिख सके। डाक विभाग ने ये प्रतियोगिता का आयोजन कब शुरू किया था? 1972 से शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यहाँ क्या बताया गया कि हम जो महानगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, हम जिन शहरों का विकास हो गया है, विकसित हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उनमें तो समाचार का माध्यम बदल गया है, पत्रों का माध्यम थोड़ा सा बदल गया है, उनका रूप बदल गया है, लेकिन गाँव में आज भी चिट्ठियाँ ही हमारे समाचार पहुँचाने का काम कर रही। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप देखिए, जहाँ तक कि पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा। आपने भी कभी न कभी किसी को पत्र लिखा होगा और अपने कोर्स में भी वो पत्र लेखन रहता है, तो आप अपने कोर्स के हिसाब से अपनी कॉपी में, एग्जाम में हर बार पत्र लिखते हैं, है ना। तो बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो, और ये भी है कि पत्र पाने का भी किसी ने इंतजार ना किया हो, ऐसा भी नहीं है। हम किसी को पत्र भेजते हैं तो उसके जवाब का भी हमको बहुत इंतजार रहता है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, वे उसकी कोई मिसाल ही नहीं। जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे
देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं दुश्मन से, उनको तो केवल पत्रों का ही इंतज़ार होता है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार से बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो अपने परिवारों की खुशहाली मंगल की इच्छा रखते हैं और उसका समाचार पाने के लिए पत्र का इंतज़ार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। एक समय था जब पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाने तक बहुत समय लगाते थे, पर अब वह बात नहीं है। लेकिन समय बदल गया, परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी, अर्थात मोटरसाइकिल और रेल, बस आदि जो परिवहन के साधन हैं वो चल गए हैं, जिसके कारण बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है। तो पत्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, जो कि आप जानते ही हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। लेखक ने कहा है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिचितों की, अपने बुजुर्गों की या अपने वृद्धजनों की कोई खास की चिट्ठियाँ बहुत संभाल कर रखी है। आपके भी घर में रखी होगी ना, अपने भी घरों में रखी जाती चिट्ठियाँ, किसी किसी की कभी मिल जाती हैं, उनको संजो कर रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार इन लोगों के भी जो पत्र हैं वो संभाल कर रखे हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। लेखक ने कहा है अगर ये संचार साधन जो आज हमारे बीच में है, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये अगर पहले होते तो हो सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू के पत्र इंदिरा के नाम है, अपनी बेटी के नाम है, जो एक चैप्टर है हमारे कोर्स में समाहित है, उनके कई पत्र हैं जो एक चैप्टर के रूप में है, पुस्तक के रूप में है, वो हमको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो भी फ़ोन का उपयोग करते हो, ये पत्र से हम वंचित रह जाते। इस प्रकार उनके लिखे हुए पत्र आज हमको प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। आप भी करते होंगे कि एक एसएमएस पढ़ा और उसको तुरंत अपन डिलीट कर देते, उसको सहेज कर नहीं रखते। जबकि इसके विपरीत कोई पत्र आता है तो उसको हम कई समय तक संभाल कर रखते हैं। पता नहीं कितनी बार हम उसको निकाल कर पढ़ते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही होते हैं। मतलब जितने भी महान हस्तियाँ, बड़े बड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो हमको सब क्या है, लिपिबद्ध मिली है, लिखी हुई मिली है। पहले ये चलन था, इसलिए आज हमको वो मिल चुकी। क्यों? क्योंकि उनको सहेज कर रखा गया और आज वो एक पुस्तक का, एक उपन्यास का रूप ले लिया है, जिसको हम हमारे पाठ्यक्रमों में पाठ के अलग अलग टुकड़ों में, भागों में हमको अनेक कक्षाओं में पढ़ने को मिलता है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी स्वतंत्रता के पहले महात्मा गांधी के नाम कई पत्र आते थे, कई लोग उनको पत्र भेजते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होते हैं। जो महात्मा गांधी के पत्र हैं वो इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने, गहराई से समझने का एक पैमाना है, एक प्रेरणा देते हैं। और भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ भी अंग्रेज सरकार ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो पहले लिपिबद्ध हुआ है, लोगों ने, साहित्यकारों ने, महान हस्तियों ने जो पत्र लिखे हैं वो हमारे बीच किसके रूप में आए हैं? साहित्य के रूप में आए हैं। यहाँ भी यही बात बताई है कि इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्रह कितनी जमीनी मजबूत लिए हुए है। इन पत्रों का संग्रह ने अपने आप को कितनी मजबूती से जकड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के पास
दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे, क्योंकि जब हमारा देश परतंत्र था, आज़ाद नहीं था, तो महात्मा गांधी थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन दूसरी जगह मिलते थे, तो उनके पत्र जब भी आते थे तो जिस स्थान पर रहते थे तो उस स्थान पर उन पत्रों को पहुँचा दिया जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा भी हुआ है। आज़ादी के कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे सभी के पास, क्योंकि सब हमारे देश को स्वतंत्र कराने का कार्य कर रहे थे। तो जो लोगों से जुड़े थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, वे लोग अपनी मुश्किलें, अपनी बातें, जो भी वो स्वतंत्रता के लिए चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं, महान लोगों तक वो पत्र पहुंचा दिए जाते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, गांधी जी का कोई जोड़ नहीं था। वो जैसे ही पत्र आता था वे तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और महात्मा गांधी जहाँ तक उनसे हो सकता था वो प्रत्येक व्यक्ति का जवाब खुद लिखना की कोशिश करते थे, खुद ही लिखते थे। जबकि उनके पास समय की कमी थी, फिर भी वो पूरा पत्र का जवाब देने की कोशिश करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखते थे, अर्थात उनके दोनों हाथ की लिखावट होती थी उनके। और आप तो हमेशा दाहिने हाथ से लिखते हैं हम, लेकिन बायां हाथ हमारा ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन गांधी जी की विशेषता थी कि उनके दोनों हाथ लिखने में प्रयोग किए जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। सभी जितने भी नायक थे, हमारे स्वतंत्रता नायक थे, उनके पत्र वो जिस गांव में रहते थे, जिस शहर में रहते थे, उनके पत्र उनके पास पहुंच जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, मतलब उनको एक विशेष मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है कि उनके लिए वो उनका जवाब बहुत विशेषता रखता है कि हमको इन महान नायकों ने, गांधी जी ने हमको जवाब दिया, पत्र का उत्तर दिया, पत्र के माध्यम से दिया, तो वो पत्र उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो उसको फ्रेम करवा कर भी रखा है। यह है पत्रों का जादू। यही जादू पहले पड़ता था, जो आज क्या हो गया है, गायब हो गया है। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र जो सहेज कर रखे उन्होंने किसका रूप ले लिया है, किताबों का रूप ले लिया। और पत्र जब चलते थे तो उन्हीं से प्रेरणा पाकर कई साहित्यकारों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख डाली, जिनको सहेजा गया और एक पुस्तक का रूप ले लिया गया। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद भी एक उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, जो कि नए लेखक जो होते थे उनको एक सटीक जवाब बहुत तरीके से प्रेरक मतलब प्रेरणा देते थे, लिखने की प्रेरणा। प्रेमचंद बहुत अच्छा लिखते थे और अपने जो अपन जीवन जीते हैं, सरलता का जो सत्यता है उसी को बयां करते थे अपने उपन्यास में, अपने लेखों में, और उसी को प्रेरणा देते थे। उसी के माध्यम से नए लेखकों को वो प्रेरणा देते थे। प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, बहुत मतलब चौकन्ने रहते थे, सही तरीके से जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू
और गांधी के लेख लिखे गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक होते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, प्रेरणा देते थे। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। 1915 और 1941 के बीच ये पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें कई प्रकार की उनकी मनोदशाओं का पता चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि जो पत्र को भेजना, पत्र पाना, ये हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही, रीति चली आ रही। पर इसका असली विकास आज़ादी के ही बाद हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब इसका विकास हुआ, इसके लिए सोचा गया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही मिली है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। उसकी गुडविल का कारण क्या है कि वो सबसे खास काम करता है, लोगों को पत्रों के माध्यम से जोड़ता है, लोगों की भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पत्रों के द्वारा ले जाता है, इसलिए उसकी गुडविल ज़्यादा है उसमें। इसकी एक खास वजह यह भी है कि वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। इतना देश उन्नत हो गया है, इतना प्रगति पाली है देश ने, फिर भी पत्र आज भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत वैसे ही बनी हुई है, लोग उसे वैसे ही सहेजे हुए हैं और आज भी गांव में इसका चलन है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ठाणियों में रह रहे लोग हों, कहीं पर भी रह रहे हों, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से सभी इंतजार करते, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। अगर उनका एक अपने परिचितों का हाल जानने का एक माध्यम केवल पत्र है तो उसका इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं कि कब उनका नाम पत्र आएगा। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है और देख भी रहा है कि आज भी इसकी कितनी आवश्यकता है। केवल पत्र एक दूसरे का हालचाल ही नहीं, जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं वो तो आज भी इन्हीं पर निर्धारित है, आज भी इन्हीं पर टिके हुए हैं। इन्हीं के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए जाते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव में अगर कोई डाकिया आया और किसी का मनी ऑर्डर आया था, किसी के पैसे आए उनके द्वारा, तो वो उनके लिए देवता तुल्य हो जाता, वो उसे देवता मानते हैं, क्योंकि उनको उस वस्तु की, उस मनी ऑर्डर की, उस पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। उनके घर से लोग शहर आते हैं, कमाते हैं और मनी ऑर्डर द्वारा उनके गांव पहुंचाते हैं अपने परिवारजनों को, तो वो उस डाकिये को, पहुंचाने वाले व्यक्ति को, डाकिये को देवदूत मानते हैं, देव द्वारा भेजा गया दूत। इस प्रकार आपने जाना कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कैसी होती है, ये हमारे लिए, हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। इसको लेखक अरविंद कुमार सिंह ने कितने अच्छे से, सरल तरीके से आपको इस पाठ के माध्यम से समझाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा।